गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉडल स्कूल चंदेरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12 पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उस पर एक टॉर्क काम करने लगता है और वो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। When we keep an electric dipole in uniform electric field, a torque works on it and it makes it parallel to the electric field. यहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं। Both forces are equal and opposite, so net force will be zero. यहाँ कुल परिणामी बल शून्य होता है। टॉर्क भी दो स्थितियों में शून्य होता है। In two conditions, torque also will be zero. One stable equilibrium and another अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की स्थिति में टॉर्क जीरो होता है, बाकी सभी स्थितियों में टॉर्क काम करता है और ये टॉर्क इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर घुमा के लाने का प्रयास करता है। आज हम पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव को असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उस पर नेट फोर्स क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है और टॉर्क कितना होता है। What will be the value of torque and resultant force when we keep an electric dipole in non-uniform electric field? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है और यहाँ दूर दूर है, तो फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ का विद्युत क्षेत्र कम होगा। इस प्लस क्यू चार्ज पर इस प्लस के द्वारा फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में लगेगा और उसको मैंने माना 25 न्यूटन। इस माइनस चार्ज पर इस प्लस के द्वारा फोर्स इस तरफ लगेगा और उसको मैंने माना 20 न्यूटन। तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस नहीं है, ये बराबर फोर्सेस नहीं है, विपरीत है लेकिन बराबर नहीं है। यहां 5 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है तो हम QE2 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 20 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। अब हम कंपेयर करते हैं ये QE1 20 न्यूटन और QE2 20 न्यूटन। यदि ऐसा है, इसका एक भाग अगर 20 न्यूटन है तो फिर अब ये फोर्स इक्वल और अपोजिट हो गए हैं और जब इक्वल और अपोजिट हो गए हैं तो टॉर्क बनाए, बलयुग्म आघूर्ण बनाए। बलयुग्म आघूर्ण क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेशनल मोशन कराता है, घुमाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने का प्रयास करेगा। ये 5 न्यूटन क्या करेगा? ये 5 न्यूटन नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है जो प्लस एक्स की डायरेक्शन में लगेगा। 25 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट या परिणामी बल 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स इस घूमते हुए डाइपोल को, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल को आगे बढ़ाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन करवाएगा, स्थानांतरणीय गति करवाएगा और ये स्थानांतरणीय गति उस दिशा में हो रही है जहां विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। आप देखेंगे यहां से यहां की तरफ विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग द मूविंग और रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल विल मेक ट्रांसलेटरी मोशन इन दैट डायरेक्शन। अब हम यहां से डिफरेंस को याद रखेंगे कि जब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो नेट फोर्स हमेशा शून्य होता है, टॉर्क दो कंडीशन में शून्य होता है, बाकी टॉर्क लगता है। जब हम असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, परिणामी बल भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, दोनों ही लगेंगे। बल और बलयुग्म आघूर्ण दोनों ही यहां होंगे। एक और बेसिक डिफरेंस ये है कि यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल केवल रोटेटरी मोशन करेगा, घूर्णन गति करेगा और यहां जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है असमरूप विद्युत क्षेत्र में वो न केवल रोटेटरी मोशन करेगा, न केवल घूर्णन गति करेगा, बल्कि उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, उसका द्रव्यमान केंद्र भी बदलेगा और वो घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ स्थानांतरणीय गति भी करेगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर। आज का हमारा मुख्य टॉपिक ये है कि जब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाते हैं, when we rotate an electric dipole in uniform electric field, then what work will be done? तब कितना काम किया जाएगा? ये समरूप विद्युत क्षेत्र आपको E प्लस एक्स डायरेक्शन में यहां दिख रहा है। प्रारंभिक पोजीशन मेरा ए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये इलेक्ट्रिक
डाइपोल, ये विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये है, ये P है। प्राइमरी पोजीशन में AB जो विद्युत द्विध्रुव है, AB जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मूवमेंट ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहां रहेगी, ये E है। E और P के बीच का एंगल, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण प्रारंभिक स्थिति में θ1। इन इनिशियल पोजीशन इट इज θ1। मैंने इसको रोटेट कराया, ये इतना घुमा हुआ हमें मिला, ये θ1 पर रखा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हमें θ1 एंगल से चेंज करके θ2 ले जाना है। मतलब AB प्राइमरी पोजीशन है और A' B' फाइनल पोजीशन है। इस डाइपोल को हमें ऐसे घुमा के ऐसे ले जाना है। जब हम इस डाइपोल को ऐसे घुमा के ऐसे ले जाएंगे तो फिर इसका -q से +q की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा। इसको P यहां नोट कर दिया। तो E और P के बीच प्रारंभिक स्थिति का एंगल θ1 है, E और P के बीच अंतिम स्थिति का एंगल θ2 है। तो हमें θ1 से इधर से θ2 मूव करना है। हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि A' B' पर एक टॉर्क काम कर रहा होगा। A' को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश कर रहा हुआ कि A' पोजीशन में रखा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको मैं वापस कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाऊं, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाऊं, और ये इस तरह से टॉर्क लग रहा होगा जो A' को वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में या E की डायरेक्शन में लाना चाह रहा होगा, जो A' विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर या स्थायी संतुलन में लाने का प्रयास कर रहा होगा। इस टॉर्क को जो ये विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, हम बोलते हैं प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये नेचुरल टॉर्क है जो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगेगा। अब ये टॉर्क जो प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण है, ये कोशिश करता है कि मैं इसको यहां से इस तरफ घुमाऊं, वापस क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और E के साथ कर दूं। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम AB को इस डायरेक्शन में घुमाने जा रहे हैं। AB को हम इस डायरेक्शन में घुमाने जाएंगे, जबकि जो प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण है वो ये कोशिश करेगा कि इसको E के समानांतर लाए, चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन। जो प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण है वो तो इसको समांतर लाने का प्रयास करेगा। हम इधर बढ़ना चाहते हैं, प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण इस AB इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां लाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हमें उस रिस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण के विरुद्ध कुछ काम नहीं करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। हम यहां से यहां लाएं या यहां से यहां लाएं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में बढ़ना चाहते हैं और जो नेचुरल टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो घड़ी की दिशा में काम कर रहा है, वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी पोजीशन से E के डायरेक्शन में लाना चाह रहा है, E की दिशा में लाना चाह रहा है, तो हमें उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा, उतना ही वॉल्यूम आघूर्ण बाहर से लगाना पड़ेगा जितना कि नेचुरल टॉर्क है या रीस्टोरिंग टॉर्क है, प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण है। प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण इस तरफ काम कर रहा है और हम जो ले जाना चाहते हैं वो इस तरफ। तो हम एक टॉर्क लाएंगे और उस टॉर्क को बोलेंगे एक्सटर्नल। ये टॉर्क उतना ही होगा जितना प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण है। मतलब जो वॉल्यूम आघूर्ण, जो टॉर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ2 पोजीशन से θ1 और θ1 से E लाने का प्रयास कर रहा है, उतना ही टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा। हम θ1 से θ2 ले जाना चाहते हैं तो, और उस टॉर्क को हम बोलते हैं एक्सटर्नल टॉर्क। बाह्य टॉर्क, बाह्य वॉल्यूम आघूर्ण, ये हम लगाएंगे। और आप यहाँ ये भी इजीली देख सकते हैं कि हम कहां से कहां जाना चाह रहे हैं, θ1 से θ2, ऐसे इस डायरेक्शन में। और जो हम टॉर्क लगा रहे हैं एक्सटर्नल, देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगा, प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण तो उल्टी दिशा में लगेगा। हम जाना चाह रहे हैं ऐसे, प्रत्यानयन वॉल्यूम आघूर्ण लगेगा ऐसे। लेकिन जो हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे वो किसके विरोध में लगाएंगे, बाह्य बल आघूर्ण किसके विरोध में लगाएंगे, हम लगाएंगे रिस्टोरिंग टॉर्क के विरोध में। तो हमारा बाह्य बल आघूर्ण जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो टॉर्क भी, एक्सटर्नल टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में, और हम मूव भी कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। तो हम दोनों ही डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हमें यहाँ θ1 से θ2 ले जाने में किए गए कार्य की गणना करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 पोजीशन टू θ2 पोजीशन। वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालने के लिए हम लीनियर मोशन
को इमेजिन करते हैं। रेखीय गति में हम कैसे वर्क डन निकालते हैं? रेखीय गति के लिए वर्क डन होता है एफ एक्स कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा हुआ होगा। एफ फोर्स है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है और कॉस थीटा क्या है? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क अदिश राशि होती है, एफ भी सदिश राशि होती है, एक्स भी डिस्प्लेसमेंट की सदिश राशि होती है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट वर्क के इक्वल होता है। ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दो सदिशों का डॉट गुणनफल कार्य के बराबर होता है। और डॉट गुणनफल को जब हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं एफ एक्स और कॉस थीटा। स्केलर फॉर्म में डॉट की जगह हम लिख देते हैं कॉस थीटा। ये हमारा लीनियर मोशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है जब हम किसी वस्तु को रेखीय गति कराते हैं। यहां कौन सी गति हो रही है? रोटेटरी, घूमने वाली गति हो रही है। तो घुमाने वाला तो बल तो घुमा नहीं सकता। तो जब घूमने वाली गति है, रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है, तो फिर बल का स्थान कौन ले लेगा? बलयुग्मा गुण। तो कोई टॉर्क ही घुमा सकता है। हम और आप पढ़े तो हम यहां लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू टॉर्क। फोर्स की जगह टॉर्क आएगा। यहां ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर रेखीय विस्थापन है, लेकिन यहां कोण बदल रहा है। कौन सा विस्थापन हो रहा है? यहां कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये कोणीय विस्थापन है। तो यहां भी वही की वही प्रोसीजर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉ इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा वर्क डन हो गया। ये हमारा किया गया कार्य होगा अगर हम इस फॉर्मूले के अप्लाई कर पाए। इस सूत्र को अगर हम अप्लाई करेंगे तब हम आराम से ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा जैसे ये हम पहले पढ़ चुके हैं, टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है? ये थीटा है पी और ई के बीच का एंगल, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। पी और ई के बीच का एंगल, ई और पी के बीच का एंगल, ये वाला। ये थीटा क्या है? ये टॉ बलयुग्मा गुण टॉर्क और कोणीय विस्थापन के बीच का कोण है। अब हमने देखे अगर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रत्यानयन बलयुग्मा गुण के विरुद्ध हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है, हमने बाह्य बलयुग्मा गुण लगाया है, तो उसकी दिशा कौन सी है? ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे लगा रहे हैं टॉर्क। अपना टॉर्क हम ऐसे लगा रहे हैं। और कोणीय विस्थापन भी कैसे हो रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 इसी डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो फिर यहाँ थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो यहाँ 0 डिग्री थीटा है तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा टॉ इंटू थीटा cos 0। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा W वर्क डन इक्वल टू टॉ इंटू थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम वर्क डन निकालने के लिए। क्या हम इसका यूज यहां कर सकते हैं? यह फॉर्मूला तब यूज होता है, दिस फॉर्मूला इज यूज व्हेन टॉ इज सेम इन ईच कंडीशन। जब जो ये टॉर्क है, बलयुग्मा गुण है, वो बदलता नहीं है, जब वो स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन क्या यहां कांस्टेंट है? यहां इस सूत्र पे आइए, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये थीटा है, मतलब टॉ थीटा के साथ बदलेगा। जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कोणीय विस्थापन करेंगे, तो कोण बदल रहा है, 0 से थीटा 1 से थीटा 2। ये एंगल तो बदल रहा है। अगर ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? ये जो हमारा थीटा 1 पोजीशन है वो ये है, थीटा 2 पोजीशन है वो ये है। इस एंगल को, जो थीटा 1 से थीटा 2 का जो एंगल है, ये ई की डायरेक्शन है हमारी, ये थीटा 1 है और ये पूरा थीटा 2 है। थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का जो एंगल है ये, इसको हम अनंत पीसेस में तोड़ते हैं, बहुत छोटा छोटा। हम इतना छोटा कोण घुमाते हैं, इतना स्मॉल एंगल घुमाते हैं कि हम ऐसा एज्यूम कर लें, हम ऐसा मान लें कि उस छोटे से कोण को घुमाने के लिए टॉ की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। टॉ की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे काम करेंगे और उन छोटे छोटे कामों को हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ तो रहेगा कांस्टेंट इनटू बी थीटा।
डी थीटा मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम थीटा ले रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 पूरा थीटा है, लेकिन इस थीटा को हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। हर एक छोटे टुकड़े के लिए इतना छोटा हम काम करेंगे, इतना सा कोण घुमाएंगे, इतना सा कोण कि वहां टॉ की वैल्यू बदलेगी नहीं। इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज ना करके इस फॉर्मूले को इस वर्क डन के लिए यूज करेंगे। अब डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू डी थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कॉस तो 0 ही है क्योंकि जो हम टॉर्क लगा रहे हैं एक्सटर्नल वो भी इसी तरफ है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन भी इसी तरफ है। तो डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू डी थीटा। ऐसे हम बहुत सारे वर्क करेंगे, बहुत सारे वर्क। और फिर हमारे पास क्या तरीका है, छोटे छोटे वर्क को हमारे पास एक मेथड है मैथमेटिक्स में, हम सारे वर्क का सम लगा देते हैं, सारे छोटे छोटे कामों को जोड़ देते हैं और उस मेथड को हम बोलते हैं, उस विधि को हम बोलते हैं समाकलन। तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये टॉर्क एक्चुअल हमने कौन सा लिया है, ये टॉर्क हमने लिया है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब समझते हैं, ये बहुत ही जरूरी है, कंसेप्चुअल चीज है ये। टॉर्क एक्सटर्नल मतलब हमने जो नेचुरल टॉर्क लग रहा है, प्रत्यानयन बलयुग्माघूर्ण जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके विरोध में उतना ही टॉर्क बाहर से लगाते हैं ताकि हम उसके विरोध में भी थीटा 1 से थीटा 2 जा सके। अगर हम ये टॉर्क नेचुरल लेते, ये रिस्टोरिंग टॉर्क लेते, प्रत्यानयन बलयुग्माघूर्ण लेते, फिर तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ता क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, cos थीटा 180 डिग्री हो जाता, क्योंकि टॉर्क आता ऐसे, हम जाते ऐसे, तो दोनों डायरेक्शंस कैसी हो जाती, अपोजिट। तो फिर हमें यहाँ माइनस का यूज करना पड़ेगा। अगर हम एक्सटर्नल लिखते हैं तो माइनस का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन बलयुग्माघूर्ण या नेचुरल टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क जो हम बाहर से लगाते हैं, इसमें आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हम यहाँ टॉ एक्सटर्नल ले गए। अब टॉ एक्सटर्नल क्या है, टॉ एक्सटर्नल तो ये होगा पीई साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में टॉर्क के कैलकुलेशन में पढ़ चुके हैं। तो हम लिखेंगे डी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहां लिखूंगा मैं ऐसे। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्य हैं मेरे, छोटे छोटे डी डब्ल्यू हैं, उन सबको मैं जोड़ूंगा तो इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं और यहां लिखूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 इन प्रॉपर लिमिट्स। प्रॉपर लिमिट्स क्यों कह रहा हूं, कहां से कहां तक जा रहे हैं। लिमिट्स का मतलब यह है हम कहां से कहां तक जा रहे हैं। कोणीय विस्थापन प्रारंभिक हमारा कितना है और अंतिम कितना है। प्राइमरी है थीटा 1 और फाइनल है थीटा 2। तो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी थीटा 1 क्योंकि हम वहां से घूमना चाहते हैं, अपर लिमिट हो जाएगी थीटा 2 क्योंकि हम वहां तक जाना चाहते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब यहां देखिए आप पी और ई, पी होता है क्यू इंटू 2एल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई बदलनी है क्या, नहीं बदलनी। मैग्नीट्यूड बदलना है क्या, नहीं बदलना। तो पी कांस्टेंट। ई कैसा है, ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसलिए ई भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, पी ई। अब समाधान करते हैं हम साइन थीटा इंटू डी थीटा का। हमारी लोअर लिमिट है थीटा 1 क्योंकि हम यहां से चल रहे हैं, अपर लिमिट है थीटा 2 क्योंकि हम वहां तक पहुंच रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं dx इक्वल टू क्या होता है, x, तो फिर ये dw इक्वल टू हो जाएगा w इक्वल टू p साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रल याद करना पड़ेगा आपको, ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो हम यहां p के बाद रखेंगे माइनस कॉस थीटा, चिन्ह हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। लोअर लिमिट कौन सी है, थीटा 1, अपर लिमिट कौन सी है, थीटा 2। पर इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। शायद आपने कॉपी को उतार लिया होगा, यहां से मैं मिटाना शुरू कर दूंगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो वर्क डन इक्वल टू पी, यहां जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस कॉस को जो करना है, ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। हम लिखेंगे यहां अपर लिमिट माइनस कॉस, थीटा की जगह लिखेंगे थीटा 2, फिर लगाते हैं माइनस और फिर माइनस कॉस जो होता है लिखते हैं। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे जानबूझ के, ये माइनस कॉस, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट लिखते हैं थीटा 1,
इसको सॉल्व करते जाते हैं। वर्क डन इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ये माइनस माइनस प्लस, आगे आप सॉल्व करोगे तो वर्क डन इक्वल टू आएगा पीई, इसको पलट देंगे, कॉस थीटा 1 पॉजिटिव है पहले लिख दो, कॉस थीटा 2 नेगेटिव है बाद में लिख दो, और इसको इक्वेशन थर्ड दे, ये इक्वेशन 3। ये जो 3 इक्वेशन है ये बहुत ही काम की इक्वेशन है, इससे हम किसी भी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन से संबंधित होता है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बनाऊंगा, सिंपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और जब ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है तो आपके पी की डायरेक्शन भी यही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी कहां से कहां होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की भी है, वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी है, और इसको तो आप कहते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से मैं इस AB को, ये इसका सेंटर है, ऐसे थीटा एंगल घुमाना चाहता हूं, ऐसे थीटा घुमाना चाहता हूं, ये A डैश और ये B डैश, ये ऐसे घुमाना चाहता हूं, ये इधर पहुंच गया और ये A डैश पर, तो कितना घुमा। अब मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, थीटा, माइनस क्यू ये आ गया, प्लस क्यू आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनेगा, ये P, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का डायरेक्शन कितना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, जो A डैश B डैश कंडीशन में अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो है P इधर, इस P, इस डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अब कितना हो गया, थीटा। स्थायी संतुलन, जब E और P के बीच का एंगल 0 था, ये हमारी प्राइमरी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। अब हम कहां जा रहे हैं, जब E और P के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, हम यहां तक जा रहे हैं। तो हमारे लिए इस सूत्र में, इस केस में, केस फर्स्ट, थीटा 1 हो गया 0 डिग्री, हम कहां से जा रहे हैं, यहां से, जब E और P के बीच का एंगल 0 है, और थीटा 2 हो गया थीटा, थीटा एंगल घूम रहे हैं 30, 40, 50, जितना भी हम चाहें उतना घूमे, ऐसे हम घूम रहे हैं। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम किसी भी कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 वर्क डन इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 है 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 है थीटा, सॉल्व करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, पीई कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। इस कंडीशन के लिए ये एक्सप्रेशन 4 और हमारा वर्क जो हम वर्क करेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन को घुमाने में वो ये होगा। अब मैं कोई दूसरी पोजीशन ये ले रहा हूं, ये हमारा ए बी कंडीशन पहले है, ये हमारा डाइपोल है, ये ए बी है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यही हमारी ई की डायरेक्शन, यही पी की डायरेक्शन है और यही पी ई की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैंने इससे इस डाइपोल को 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये आ गया ए डैश और ये आ गया बी डैश, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो मेरी इनिशियल पोजीशन कितनी थी, प्रारंभिक पोजीशन में मैं कहां था, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री पे, केस 2 ले रहा हूं, केस 2 थीटा 1 इक्वल टू था 0 डिग्री और अब थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है, 0 से मैं कहां गया 90 डिग्री पे चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एक सिंपल लाइन से बनाया है क्योंकि आप समझ चुके हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसी फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, वर्क डन इक्वल टू पी कॉस थीटा में रखूंगा कॉस 0 माइनस थीटा 2 रखूंगा कॉस 90 डिग्री, वर्क डन इक्वल टू पी कॉस 0 का वैल्यू 1 कॉस 90 का 0, तो वर्क डन इक्वल टू पीई।
जो वर्कडन मैं करूंगा 0 से 90 डिग्री घुमाने में वो P इंटू ई के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी तरह से आपको कोई सा भी केस कोई दे दे, मान लीजिए केस थर्ड आपको मिलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, वो स्थायी संतुलन में रखा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है और उसको आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना है। जैसे अभी कंडीशन ये है, ये ई की डायरेक्शन भी यही है और पी की डायरेक्शन भी यही है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये मैं ये कह लेता हूं, ये पी कह लेता हूं। इसको आपको इस कंडीशन से हटा के ले जाना है इस कंडीशन में, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। आपका ई का डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन 100% चेंज हो गया, यहां माइनस क्यू पहुंच गया, यहां प्लस क्यू पहुंच गया और माइनस क्यू से प्लस क्यू आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में। अगर आपको ऐसा निकालने आ जाए तो फिर क्या करेंगे? θ1 यहां तलाशें। केस 3 में θ1 क्या है? 0 डिग्री है, क्योंकि हम कहां है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। θ2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अपोजिट हो गई डायरेक्शन ई और पी की, तो θ2 हो गया 180 डिग्री। रख दीजिए वही आपका एक्सप्रेशन, वर्क डन इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2 से, वर्क डन इक्वल टू P cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस θ2 cos 180 डिग्री। सॉल्व करते जाएंगे, वर्क डन इक्वल टू P cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1। यहां से सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 2 2 PE। स्थायी संतुलन से अगर आप अस्थायी संतुलन में जाना चाहते हैं तो आपका टोटल वर्क डन होगा 2 PE। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, प्लस एक्स की डायरेक्शन में ही ये है और पी की डायरेक्शन कहां है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की माइनस से प्लस की ओर, तो ये पी की डायरेक्शन है। पी की डायरेक्शन इधर है, ये पी की डायरेक्शन है और ये ई की। अभी θ1 आपका एंगल कितना है? 90 डिग्री। कोई कहता है इसको ऐसे घुमा के अस्थायी संतुलन में ले आओ, अनस्टेबल में, तो अनस्टेबल में लाने में अभी कितना है आपके पास? θ1, अभी θ1 है 90 डिग्री। इस पोजीशन से अगर आप अनस्टेबल में आओगे तो θ2 कितना हो जाएगा? ई से। अगर इस डाइपोल को आप ऐसे पलट के रख दोगे तो फिर ये डायरेक्शन चेंज होगी, इस तरफ हो जाएगी पी की, तो 180 डिग्री। तो फिर आपका θ2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी फॉर्मूले में आप मान रख के इसके लिए भी वर्क डन निकाल सकते हैं, किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम रोटेट करते हैं किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में तो कितना वर्क हमें करना पड़ता है, हाउ मच वर्क वी विल हैव टू डू। अब हम चर्चा करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा होती है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे पास इस खड़े रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ ऊर्जा है, उसे मेरी स्थितिज ऊर्जा उस खड़े होने की स्थिति में कहा जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डील करते हैं तो हम उसे दो पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना मानते हैं, दो बिंदु आवेशों -q प्लस q से मिलकर बना मानते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, जहां से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वो एंड पॉजिटिव होता है। तो हमने इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज को यहां बनाया हुआ है और यहां से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं इस पोजीशन में ए बी में रखना चाहता हूं। इस ए बी में अगर मैं रखना चाहता हूं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर मैं इस ए बी पोजीशन में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इस विद्युत द्विध्रुव को रखना चाहता हूं तो मुझे उतना ही फोर्स, जितना ये प्लस इस प्लस पर लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स मुझे उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में लगाना होगा, तब ये ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल इस स्थिति में बना रह पाएगा। यदि मैं फोर्स लगाना, रिवर्स फोर्स लगाना बंद कर दूं तब क्या होगा? ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा
और ये कहां पहुंचेगा। इसको रिपेल करते करते जब तक ये इसको प्रतिकर्षित करता रहेगा तब तक ये प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल भागता रहेगा। और कहां तक ये भागता रहेगा, कहां तक जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज होती है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से थोड़ा सा पहले वहां तक ये जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कब भागना बंद करेगा, जब इस पर रिपल्सन लगना खत्म हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल खत्म हो जाएगा। और वो कब हो जाएगा, जब ये कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पर। जब ये ऐसे अनंत पर पहुंच जाएगा तब इस पर कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी तो कह सकते हैं, वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव एनर्जी टू मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू इनफाइनाइट। इस विद्युत द्विध्रुव में यहां इस स्थिति में इतनी ऊर्जा थी कि ये यहां से इस स्थिति से चल के कहां पहुंच सकता है, अनंत पर पहुंच सकता है। अब इसका उल्टा क्या, तो हमें स्थितिज ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मिल जाएगी। अनंत से किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति में स्थापित करने पर जितना काम करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, बी विल हैव टू वर्क, क्योंकि ये अपने आप तो आएगा नहीं। इस प्लस के विरुद्ध, इस प्लस के प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें उसको लाना पड़ेगा, इस पॉजिटिव के रिपल्सन के अगेंस्ट हमें उसको लाना पड़ेगा। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क हम करते हैं विदाउट एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है, देखिए ये आवेश है। और हम आवेश के प्रॉपर्टी में, आवेश से गुणों में हम पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज एक्सीलरेटेड होता है, उसमें त्वरण या मंदन होता है, अथवा उसकी स्पीड बदलती है, इफ चार्ज चेंज इट्स वेलोसिटी देन व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड। अगर आवेश त्वरित गति करता है, मंदित गति करता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, चार्ज दोलन करने लगता है, आवेश दोलन करने लगता है, चार्ज विल ऑसिलेट। और जब आवेश दोलन करता है, व्हेन चार्ज विल ऑसिलेट देन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स इमर्ज, तब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और इसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है बीच में। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या है, अगर हम बिल्कुल सही से एक्यूरेसी से निकालना चाहते हैं तो हमें बीच में चार्ज से जो रेडिएशन से मीट होंगी, जो चार्ज के आवेश के त्वरण के कारण, आवेश के मंदन के कारण जो ऊर्जा लॉस होगी, नष्ट होगी, उसे हमें नहीं होने देना है। तब हमारा पूरा का पूरा कार्य इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। अगर ये प्लस इस प्लस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो हमें यहां से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं हमें ज्यादा रिवर्स फोर्स की जरूरत होती है, ज्यादा विपरीत बल की जरूरत होती है, क्योंकि हम इस चार्ज को ना तो एक्सीलरेटेड होने देना चाहते हैं और ना ही रिटार्डेड। हम इस चार्ज का वेलोसिटी, वेग, स्पीड बदलने नहीं देना चाहते हैं। तो ये अनंत से जब हम इसको यहां स्थापित कर देते हैं तो जितना काम हमें करना पड़ता है रास्ते में किसी भी ऊर्जा को व्यय किए बिना, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार और डेफिनेशन सुन लें। अनंत पर इसकी ऊर्जा कितनी है, अनंत पर इसको रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जीरो, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका रिपल्सन फोर्स वहां लगता ही नहीं है। तो एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य माना जाता है। तो हम अपनी परिभाषा को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से विद्युत क्षेत्र में किसी विशेष स्थिति तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज सच अमाउंट ऑफ वर्क विच ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी स्टेट टू अ स्पेसिफिक स्टेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी है। जितना भी वर्क हम करेंगे वो वर्क कहां हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमने एक और तरकीब निकाली। हम किसी चार्ज को इस माइनस क्यू प्लस क्यू इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे लाते हैं परपेंडिकुलर। अब आप जानते हैं वर्क डन लीनियर स्केलर में वर्क डन होता है फोर्स इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कार्य बराबर बल और बल की दिशा में विस्थापन का घटक। तो बताएं ये बल कहां लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये प्लस एक्स। ये कहां आ रहा है, 90 डिग्री पे।
90 डिग्री पे आ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू में कितना हो जाएगी 90 डिग्री। विस्थापन हो रहा है 90 डिग्री पे, E ऐसा है और विस्थापन ऐसा है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। अब मैं कल्पना करता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर ला रहा हूं फील्ड के, विद्युत क्षेत्र के लंबवत ला रहा हूं, तो अनंत पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0। अनंत से अगर मैं लंबवत इसको यहां लाता हूं इस फील्ड में, तो अभी वर्क डन कितना है 0, तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। तो जहां 0 पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। हम यही तो परिभाषा बनाए थे कि शून्य ऊर्जा वाली स्थिति से विद्युत क्षेत्र की किसी स्थिति तक द्विध्रुव को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी स्टेट टू अ पर्टिकुलर स्टेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। यही तो हम चाह रहे हैं, तो हम यहां अनंत की जगह यही तो ले लें। परपेंडिकुलर स्टेट में जब हम इसको अनंत से यहां तक लाएंगे तो भी वर्क डन 0 होता है, तो भी हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अगर कोई वर्क नहीं करना पड़ता इसका मतलब अगर हम डाइपोल को इस पोजीशन में रख लें, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, अगर हम इस पोजीशन में डाइपोल को रख लें, विद्युत द्विध्रुव को हम लंबवत रख लें, तब भी उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। इन दिस कंडीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज स्टिल 0। तो फिर इसको हम क्या मानते हैं मानक स्थिति, स्टैंडर्ड स्टेट। अब इस डाइपोल को मैं ये ई की डायरेक्शन में ही है, अब मैं इस डाइपोल को घुमा देना चाहता हूं ऐसे, इसको मैं थीटा एंगल से घुमा देना चाहता हूं। ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू इधर आ गया, ये माइनस क्यू, ऐसे मैं इसको घुमा देना चाहता हूं। तो पहले मेरा इनिशियल एंगल कितना था लंबवत था तो 90 था। अब कितना लाया मैं ये θ2, ये मेरा θ2 बराबर थीटा है। ये θ1 यहां 90 डिग्री है, प्राइमरी है, इनिशियल पोजीशन क्या है θ1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं डाइपोल को कहां लाया मानक स्थिति में, जहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। स्टैंडर्ड स्टेट में लाया जहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। उस स्टेट से मैं किसी भी एंगल थीटा को घुमाना चाह रहा हूं। θ2 मैंने कहा थीटा, और ये एंगल θ1 कितना है 90 डिग्री। θ2 कोई भी एंगल हो सकता है, 90 में 60 पे लाऊं, 40 पे लाऊं, 30 पे लाऊं, यहां बढ़ जाऊं 120 पे जाऊं, 150 पे जाऊं, लेकिन मेरी इनिशियल पोजीशन हमेशा क्या रहेगी 90 डिग्री। और 90 डिग्री से कहां लाना चाहता हूं मैं कहीं भी थीटा एंगल पर। तो अगर मैं इस वर्क डन की गणना कर लेता हूं तो ये भी तो वही कंडीशन हो गई, ये शून्य स्थिति वाली स्टेट द्विध्रुव की, और थीटा कोण पे जब मैं घुमा दूंगा 90 डिग्री से तो वो एनर्जी वाली स्टेट हो जाएगी। तो थीटा डिग्री जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां रखूंगा तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जब मैं इसको मानक स्थिति से जहां ऊर्जा 0 थी घुमा के यहां तक ले आऊंगा, तो मेरा θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू थीटा। तो हम परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, मानक स्थिति से द्विध्रुव को किसी विशेष स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी व्हिच ब्रिंग्स इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट टू एनी स्टेट मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर हम इसकी गणना करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है W इक्वल टू PE cos θ1, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, cos θ2 रख लेते हैं वैल्यू, PE ये है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, cos θ1 यहाँ 90 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन 90 है, θ2 यहाँ थीटा है, किसी भी एंगल तक हम घुमा सकते हैं। W इक्वल टू PE cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस यहाँ cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, P का 0 में 0, P माइनस cos थीटा, तो इसको लिख देंगे माइनस PE cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हो गया हमारा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला व्यंजक हम यूज करेंगे। ये थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल है। अब आप कहां जाना चाहते हैं,
यहां से आप निकाल सकते हैं कहां जाना चाहते हैं। मान लो आप ये 90 डिग्री तो मानक स्थिति हुई है, अब आप जाना चाहते हैं 0 डिग्री पर, आप आना चाहते हैं या आपने रख लिया थीटा इक्वल टू 0। इफ थीटा इक्वल टू 0 इसका अर्थ यह है cos 0 की वैल्यू 1 तो माइनस b। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है इसको मैं एक्सप्रेशन बाई मान लेता हूं। आप अपने डेरिवेशन में जो भी आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 करके पोटेंशियल एनर्जी में वो आप कैलकुलेट कर देंगे या वर्क डन यहां से निकाल देंगे। किया गया कार्य यहां तक जो आपका एक्सप्रेशन 2 था, उसके बाद ये आगे बढ़ के 3 हो जाएगा। मैं इसको बाय मान ले रहा हूं। थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो वर्क डन मेरा हो जाएगा माइनस p। थीटा 0 का मतलब ये है p और e के बीच का एंगल 0 है, और p और e के बीच का एंगल 0 कब होता है? जब इक्विलिब्रियम कैसा आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन आता है। अगर मैं बोल दूंगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखूं तो वर्क डन कितना हो गया? इक्वेशन बाई से cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो p टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अभी हम निकाले स्टैंडर्ड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। मतलब जब p और e के बीच का एंगल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब मैं कहूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना होता है p और e के बीच का? 180 डिग्री। यहां रखते हैं 180 डिग्री, अगर यहां रख देंगे 180 डिग्री तो वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस पी कॉस 180 का मतलब माइनस 1, तो वर्क डन हो जाएगा पीई पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव पी है, और इसी वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं? यू। ये पोटेंशियल एनर्जी की है। ये सारे वर्क डन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की है। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से, तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो u इक्वल टू माइनस पी, यहां u इक्वल टू 0, यहां u इक्वल टू p। क्या आप बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहां मिनिमम है? ये 0 कम होता है कि माइनस p? ये मिनिमम है। मतलब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव रखा होता है, डाइपोल रखा होता है, तब सिस्टम सबसे कम एनर्जी में होता है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में होता है, तभी तो वो वहां रहना चाहता है। वहां पर टॉर्क नहीं लगता, 0 होता है। उससे ज्यादा मानक स्थिति में और सबसे ज्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव पी है, अस्थायी संतुलन की स्थिति। तो ये थी स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। उसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।